Hello and welcome to Prep Smart for TGT PGT. This channel provides content for all TET, TGT and PGT exams. तो आज हम लोग कवर करेंगे कुछ जनरल साइंस बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले पर्टिकुलरली आरआरबी की जो रिक्रूटमेंट है, रेलवे टीची की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। और अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो या इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग नोट्स या एक्सप्लेनेशन के नोट्स चाहिए हो तो आप ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को चेकआउट करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट चेक करिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। अब कौन सा ऐसा सेल का ऑर्गेनल है जो सेलुलर रेस्पिरेशन करने में हमें हेल्प करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी बनाया जाता है। किससे एनर्जी बनाया जाता है, किस मॉलिक्यूल को यूज़ करके बनाया जाता है, वो होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हमें हमारे खाने से मिलता है। उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज़ करके एनर्जी बनाया जाता है, वो प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेलुलर रेस्पिरेशन करवाने के लिए या सेलुलर रेस्पिरेशन उस ऑर्गेनल में होता है, वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। यस, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि वो एनर्जी देती है हमें और माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी देती है। किस फॉर्म में एनर्जी देती है, वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देती है। न्यूक्लियस किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है हमारा डीएनए एंड डीएनए का रेप्लिकेशन होता है हमारे न्यूक्लियस में। थर्ड हमें ऑप्शन दिया गया है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं, वो हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं। एंड ईआर दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एक ऑर्गेनल है जो हमारे सेल में पाया जाता है। ये कैसा फंक्शन परफॉर्म करती है, ये परफॉर्म करती है प्रोटीन्स एंड लिपिड जैसे मटेरियल्स का सिंथेसिस। तो ईआर हमारा क्या परफॉर्म करता है, ईआर हमारा परफॉर्म करता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जैसे मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में ग्रोथ करवाने के लिए कौन सा जो हमारे प्लांट का हार्मोन होता है। प्लांट में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे टाइप के, दो टाइप के हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं प्रमोटर टाइप ऑफ हार्मोन और एक होता है एक रेगुलेटर टाइप ऑफ हार्मोन। प्रमोटर टाइप ऑफ हार्मोन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ जो ऑप्शंस में है मेजरली 5 हार्मोन्स होते हैं। प्रमोटर टाइप वाले कौन से होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथेलिन एंड साइटोकाइनिन, जो यहाँ हमें चारों ही ऑप्शन में दिए गए हैं। और एक जो होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड या ABA, ये होता है एक रेगुलेटर टाइप ऑफ हार्मोन। तो हमें यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए इन प्लांट्स। तो मेजरली ग्रोथ के लिए जो होता है वो है ऑक्सिन हार्मोन हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है। जिब्रेलिन जो है वो कौन से फंक्शन शो करता है, वो हमारा फ्लावरिंग में हेल्प करेगा और स्टेम के इलॉन्गेशन करवाने में हेल्प करेगा और सीड के जर्मिनेशन में भी जिब्रेलिन का रोल देखा जाता है। जबकि इथाइलिन क्या है, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन होता है और राइपनिंग ऑफ फ्रूट में फंक्शन करती है हमारी इथाइलिन प्लांट हार्मोन। लास्ट जो ऑप्शन हमें दिया गया है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का क्या मेजर फंक्शन होता है, वो सेल डिवीजन करवाने में, रैपिड सेल डिवीजन करवाने में फंक्शन करती है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑक्सिन। तो थर्ड क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स। अब जाइलम क्या होता है, जाइलम एक तरह का वैस्कुलर टिश्यू है। जाइलम जो है वो एक तरह का वैस्कुलर टिश्यू है जो कि कैसे प्लांट्स में देखने को मिलता है, हमें टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जैसे प्लांट में देखने को मिलता है। जाइलम कितने तरह के होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो कितने तरह के होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। यस, एक होता है जाइलम
और दूसरा होता है हमारा फ्लोएम। जाइलम टिश्यूज जो होते हैं उनका मेजर फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करवाना वाटर का, ठीक है, वाटर और उसके साथ जो वाटर में मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करवाना। जबकि जो हमारे प्लांट की लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स में जो फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स और जो हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, वो होता है वैस्कुलर टिश्यू जो कि फ्लोएम करवाती है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स हैं। असर्शन दिया है फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। यस, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। और कौन कौन से मटेरियल्स जो हमें जो प्लांट को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल जो पिगमेंट लीव्स में प्रेजेंट रहती है, एंड वाटर। रीजन जो दिया गया है वो है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है लाइट को, एब्जॉर्ब्स लाइट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी। यस, ये ट्रू है। दोनों ही स्टेटमेंट यानी कि असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा फोर्थ क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर। दिस इज ऑल्सो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। असर्शन दिया है हमें ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, यहाँ पे हमें ब्लड वेसल्स के बारे में पूछा गया है। तो अगर हम देखें कि ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं, तो ब्लड वेसल्स हमारे 3 तरह के होते हैं। क्या क्या? पहला है आर्टरीज। आर्टरीज क्या कैरी करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, अवे फ्रॉम हार्ट कैरी करती है। और नेक्स्ट जो ब्लड वेसल्स है वो है वेन्स। वेन्स क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो है कैपिलरीज टाइप ब्लड वेसल। जो कैपिलरीज है वहाँ पे क्या होता है, मेजरली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये 3 जो है वो ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलते हैं बॉडी में। तो यहाँ पूछा गया है असर्शन ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नहीं, ऑल आर्टरीज जो है हमारी नहीं कैरी करती है। एक मेजर एक्सेप्शन जो हमें देखने को मिलता है वो होता है पल्मोनरी आर्टरी का। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हमें लंग्स और हार्ट को कनेक्ट करती है। तो इस आर्टरी में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो ये जो असर्शन हमारा था वो गलत है। रीजन देखते हैं। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स टू कैरी हाई प्रेशर ब्लड। यस, आर्टरीज के पास थिक वॉल्स जरूर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बहुत हाई फ्लो में आता है। वो हाई फ्लो ब्लड को कैरी करती है, हाई फ्लो ब्लड को कैरी करती है। इसी रीज़न से जो है आर्टरीज के पास थिक वॉल्स होता है और जिसकी वजह से आर्टरीज में जो हाई प्रेशर देखा जाता है, लेकिन हाई प्रेशर ब्लड नहीं, हाई फ्लो ब्लड रहता है। तो यहाँ रीज़न का जो स्टेटमेंट है वो भी गलत ही लग रहा है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। तो ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट जो है 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में लिखा है द एंजाइम डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स को डाइजेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो काम करता है, तो उस एंजाइम को क्या कहा जाता है, वो एंजाइम है पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीन को डिवाइड करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन वर्क करती है। अब ये कहाँ पे कैसे वर्क करती है वो देख लेते हैं। कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक चीफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को, जो कि आगे जाके एक्टिवेट होके क्या बनेगी, एक्टिव पेप्सिन बनेगी। एंड प्रोटीन्स को वो पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स में डिवाइड करेगी। अभी जो स्टमक में HCl प्रेजेंट होती है वो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन बना देती है। एंड जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डिवाइड करके क्या बनाएगी,
पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन डैश फेज ऑफ सेल साइकिल। अब जो सेल में हमें सेल का साइकिल देखने को मिलता है, यानी सेल का जो डिवीजन का साइकिल होता है, वो मेजरली 2 फेजेस में डिवाइड रहते हैं। वो है इंटरफेज एंड दूसरा फेज को कहा जाता है एम फेज या माइटोटिक फेज। इंटरफेज को जब अगर फर्दर डिवीजन किया जाए तो वो भी 3 तरह के होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब G1 फेज जो है उसमें सेल जो है ग्रोथ दिखाती है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करती है। एस फेज में जो है वो हमें देखने को मिलता है डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन जो है हमें एस फेज में देखने को मिलता है। एंड G2 फेज में मेजरली हमें प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आफ्टर G2 फेज सेल जो है माइटोटिक फेज या न्यूक्लियर डिवीजन फेज में चली जाती है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया था डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन डैश फेज ऑफ सेल साइकिल। तो कौन से फेज में हमें देखने को मिल रहा है डीएनए रेप्लिकेशन? तो आंसर हो जाएगा हमारा एस फेज ऑफ सेल साइकिल। अब एस जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, फुल क्या होता है? सिंथेसिस फेज ऑफ सेल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, मैच करना है हमें कॉलम ए और कॉलम बी के साथ। फर्स्ट जो लिखा है वो है डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। कहाँ प्रेजेंट रहती है? हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, डीएनए प्रेजेंट रहती है न्यूक्लियस में। बी दिया है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हमें कहाँ देखने को मिलता है? हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल कह लो या कॉर्पसल्स कह लो, वहाँ प्रेजेंट रहता है हमारा हेमोग्लोबिन। क्या फंक्शन करती है? वो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमें एनर्जी का कन्वर्जन देखने को मिलता है। कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है अगर पूछा जाए तो वो है लाइट की जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट जो दिया गया है वो है राइबोसोम्स। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि राइबोसोम जो होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कन्फर्ड बाय वैक्सीन्स। वैक्सीन्स जो है वो हमें कैसा तरह का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जब हम इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है। जब हम इम्यूनिटी देखते हैं, इम्यूनिटी हमें कहाँ से मिलता है, किसके वजह से मिलता है? एंटीबॉडीज़ के प्रेजेंस से हमें हमारे बॉडी को इम्यूनिटी मिलता है, एंटीबॉडीज़ के प्रेजेंस से। अब एंटीबॉडीज़ अगर हमारा बॉडी खुद से बनाए तो उसे कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी, और अगर एंटीबॉडीज़ हमारा बॉडी बाहर से ले तो उसे कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी का 2 तरह देखा हमने, एक्टिव एंड पैसिव। अब एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी दोनों ही जो है उन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा बेसिस? आइए देखते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी दोनों ही हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। अगर एक्टिव नेचुरल हमें देखने को मिलता है तो उसका एग्जाम्पल या उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है जिसके वजह से एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो कहलाता है हमारा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जबकि आर्टिफिशियल जो होता है वो होता है वैक्सीन्स से, जो हमें वैक्सीन्स से के वजह से, वैक्सीन्स में हमें क्या दिया जाता है? एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल्स दिए जाते हैं। कोई भी डिजीज़ हो या कोई भी पैथोजेंस हो, उनके एक्टिव
कंपोनेंट्स दिए जाते हैं हमें वैक्सीन के तौर पे, ताकि हमारी बॉडी जो है उसके साथ फंक्शन करके और उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनाए। तो वैक्सीन से जो हमें एंटीबॉडी मिलता है वो एक एक्टिव आर्टिफिशियल टाइप ऑफ एंटीबॉडी होगा। वैसे ही पैसिव में भी हमें नेचुरल एंड आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इम्यूनिटी देखने को मिलता है। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या है? पैसिव में नेचुरल होता है जो हमें मैटरनल यानी कि अपनी माँ से मिलता है, वैसे एंटीबॉडीज़ जो हमें कोलेस्ट्रम यानी कि मदर मिल्क से मिलता है वो रहता है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। जबकि जो हमें आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी है, हमारा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, वो हमें बाहर से बनाए हुए एंटीबॉडी, सिंथेटिक एंटीबॉडी जब हम लेते हैं, सिंथेटिक एंटीबॉडीज जब लेते हैं तो सिंथेटिक एंटीबॉडीज जो कंज्यूम किया जाता है वो होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये था हमारे तरह के 2-3 तरह के इम्यूनिटी जो हमें डिस्कस करने चाहिए, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। मेजरली ये एग्जाम्पल्स या कंडीशंस पूछे जाते हैं कि इन्फेक्शन से अगर हमारे बॉडी में एंटीबॉडी आ रहा है तो वो किस तरह का होगा, वैक्सीन से आ रहा है तो वो कैसा होगा, आर्टिफिशियल एक्टिव होगा, मैटरनल यानी मदर्स मिल्क या कोलेस्ट्रम से आ रहा है तो वो पैसिव नेचुरल होगा, और सिंथेटिक है तो वो आर्टिफिशियल पैसिव होगा। तो हमें यहाँ क्या पूछा जा रहा था कि वैक्सीन से जो है वो किस तरह का इम्यूनिटी हमें मिलता है, वो होगा हमारा एक्टिव इम्यूनिटी बट आर्टिफिशियल वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कौन सी जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती है? वो होता है डिफ्यूजन। यस, डिफ्यूजन ही ऐसा प्रोसेस है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस फोटोसिंथेसिस के टाइम पे करने को हेल्प करती है। डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? हाई कंसंट्रेशन से टू लो कंसंट्रेशन ही हमेशा हमें डिफ्यूजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से जो सारे क्वेश्चंस है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स इन द डैश फेज ऑफ द सेल साइकिल। अभी हमने डिस्कस किया था कि सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, जिन्हें हमें एम फेज कहा जाता है। एंड इंटरफेज में 3 फेजेस हमने पढ़ा, वो था G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज एंड M फेज। अब M फेज में ही क्या होता है? हमारा न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, और जो जीन और DNA है वो भी 2 कॉपीज में बन के 2 न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? एम फेज या माइटोटिक फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द डैश हार्मोन रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। कौन सा जो ऐसा हार्मोन है रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल्स को? अब हार्मोन जो है वो कौन सिक्रीट करते हैं? वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीट करते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स से आप क्या मतलब समझेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ऐसा मतलब होता है कि उनका जो सिक्रीशन है, उन्हें एक पहली बात तो वो हार्मोन कहा जाता है, और उनका जो सिक्रीशन है उसको स्टोर करने के लिए कोई अलग सा जो ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है या अलग सा पार्ट नहीं है। वो जो है अपना सिक्रीशन है जो हार्मोन्स है वो कहाँ रिलीज़ करेगी? वो डायरेक्ट ही ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करती है। अब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम का लेवल चेक करके रखती है, रेगुलेट करके रखती है? वो होता है हार्मोन कहा जाता है PTH यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन। हार्मोन का नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज़ होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होता है, और उस ग्लैंड का नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि नेक के पास प्रेजेंट रहती है। ठीक है, बहुत ही कम रहे यानी कि बहुत ही कम, टू लिटिल प्रेजेंट रहे तो कैसा कंडीशन हमें देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। जबकि अगर ये बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट रहे तो हमें कैसा कंडीशन देखने को मिलेगा? तो हमें देखने को मिलेगा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन डैश ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में कौन से सेल ऑर्गेनल में ग्लाइकोलाइसिस होता है? वो होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। अभी हमने देखा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में होती है। कौन कौन सा स्टेजेस में होती है? वो 3 स्टेजेस में होगी। वो है, फर्स्ट है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल, एंड लास्ट है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। ये जो 3 फेजेस हैं वो अलग अलग ऑर्गेनेल में होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि साइटोप्लाज्म में हमें ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलता है, जबकि क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चंस है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो कितने ATP का फॉर्मेशन होता है। हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या करती है? ग्लाइकोलाइसिस जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट करती है? पायरूवेट में कन्वर्ट करती है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, और जिससे कि है ATP का प्रोडक्शन होता है। तो एक ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल में, एक ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमें कितना ATP देखने को मिलता है? वो है 8 ATP हमें देखने को मिलेगा एक ग्लाइकोलाइसिस में। वो 8 ATP जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? 2 तो हमारे डायरेक्ट ATP रहते हैं, एंड जो 6 ATP है वो हमारा आता है NADH से। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल में या एक सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम में कितने ATPs फॉर्म होते हैं, कितने ATP ज़रूरत पड़ते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। अब कौन से पार्ट को हम पेस मेकर कहा जाता है? वो है SA नोड या साइनो आर्ट्रियल नोड। अब ये नोड क्या फंक्शन करती है? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करती है, जिसके वजह से हार्ट का जो मसल्स होता है, हार्ट का मसल्स कौन सा होता है? कार्डियक मसल्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड हार्ट बीट जनरेट होता है। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड। अब किडनी का मेजर फंक्शन कोई बताए? मेजर फंक्शन होता है फिल्टर करना ब्लड को। तो वो कौन सा जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किडनी का वो करती है? वो है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करती है? फिल्टर करती है ब्लड को, जिसे वो रीअब्जॉर्ब कर लेगी किसको? वो सॉल्ट्स जैसे कि NaCl को और वाटर को रीअब्जॉर्ब करके एक्सक्रीट करेगी। क्या? यूरिन को एक्सक्रीट करेगी। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हो और ये क्वेश्चंस आपको आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प करें। और भी ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए ज़रूर से हमारे चैनल को चेकआउट करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको इस क्वेश्चंस और ये पेपर्स के PDF मिले और नोट्स के भी PDF मिले। आज के क्वेश्चंस और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू प्रेप स्मार्ट फॉर TGT PGT। थैंक यू फॉर वॉचिंग।